राकेश एक छोटे से शहर रामनगर में अपनी पत्नी सविता और अपने 2 बच्चे, बड़े बेटे रोहन और छोटे बेटे राज के साथ रहता था। सविता को अपने बड़े बेटे की शादी करनी थी, इसलिए उसने सुहानी नाम की लड़की को पसंद कर लिया, जिसके बारे में वो अपने बड़े बेटे और पति से बात करने की ठान लेती है। सुनिए जी, मैंने रोहन के लिए एक लड़की पसंद की है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोहन से बात करें इस बारे में। अरे उसमें क्या बात है, वो तो मैं भी कर लूंगी। रोहन जरा सुन तो बेटा। हाँ माँ, बताओ क्या हुआ। देखो रोहन, मैंने तुम्हारी शादी के लिए सुहानी को चुना है। कौन सुहानी माँ? अरे सुहानी बहुत अच्छी लड़की है, अमीर, खूबसूरत और खानदानी। इन बातों का मुझसे कोई मतलब नहीं है। उसके घर वाले भी हमारे लिए तैयार है, बस तेरी हाँ की देरी है। माँ, मुझे दहेज या किसी की दौलत से कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं समझी नहीं बेटा, ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। माँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि भला बुरा देख सकूं। अरे बेटा, जब शादी होती है तो लड़के के भविष्य के बारे में तो सोचना पड़ता है ना। तो मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, ना कि किसी लड़की के हाथ में। सुहानी जैसी लड़की से शादी करेगा तो तेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा। कैसे समझाऊं माँ? अगर मेरा भविष्य किसी के पैसे से सुरक्षित होता है तो वो मेरी हार होगी। अरे आप ही कुछ समझाओ ना इसे। क्या मैं दहेज लेकर नहीं आई थी? बेटा, माँ तुम्हारे लिए तो सोच रही है। पापा, मैं अपनी मेहनत और काबिलियत से अपना भविष्य बनाऊंगा। किसी के दहेज पर पलने की जरूरत नहीं है मुझे। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर। जब शादी होगी और खर्चा बढ़ेगा तब समझ में आएगा। माँ, आरामदायक जिंदगी मुझे किसी और की कीमत पर नहीं चाहिए। दहेज लेना गलत है। अरे ये एक प्रथा है। ये प्रथा नहीं, लालच है, और मैं इस लालच का हिस्सा नहीं बनूंगा। और जो मैं चाहती हूँ उसका क्या? उसका मुझे नहीं पता, वो आप समझ लो। मैंने तुझे इतने प्यार से पाला, तुझे हमेशा सबसे अच्छा देने की कोशिश की, और अब तेरी बारी है कि तू मेरी बात माने। माँ, आपने मुझे सबसे अच्छा दिया, लेकिन आपने मुझे सिखाया भी कि सही और गलत में फ़र्क करना चाहिए। बेटा, अगर माँ की बात मान लेगा, उनकी इज्जत रख लेगा, तो तेरा क्या जाएगा? पापा, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इस गलत प्रथा का हिस्सा बनकर मैं आपकी परवरिश का अपमान नहीं कर सकता। सविता और रोहन के बीच बहस हो रही थी, तभी रोहन का छोटा भाई राज कहता है, भाई, आप माँ को सच क्यों नहीं बता देते? है? कौन सा सच? रोहन, कौन सा सच? मुझे साफ साफ बता दे। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे दहेज से कोई मतलब नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ, बात यहाँ दहेज की नहीं है। मुझसे सच छुपाकर कोई फायदा नहीं। माँ, बात ऐसी है कि मुझे एक लड़की पसंद है, रोशनी, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या करती है लड़की? लड़की मेरी ही कंपनी में जॉब करती है। और घर परिवार में कौन है? पैसे में कैसे हैं? लड़की की सिर्फ माँ है, उसके पिता नहीं है, और पैसे से बढ़कर मेरे लिए प्यार है माँ। मैं तो पहले ही समझ गई थी, तू मुझे उस कलमुही के बारे में क्यों नहीं बता रहा था। सब कुछ पैसे से नहीं होता माँ। मैं एक लड़का हूँ, पैसे मैं भी कमा सकता हूँ। दहेज से सिर्फ पेट नहीं भरेगा। मतलब तूने ठान लिया है कि तू उसी से शादी करेगा? हाँ, मैं उसी से शादी करूँगा और ना ही कोई दहेज लूँगा। अरे मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, दहेज से तुझे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। माँ, अगर मेरी जिंदगी दहेज पर टिकी हो तो ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। और तुझे मेरी पसंद की लड़की भी नहीं चाहिए। मुझे रोशनी से प्यार है और मैं उसी से शादी करूँगा। उस भिखारी से शादी करने को तैयार है, लेकिन इतने अच्छे घर की लड़की सुहानी उसको मना कर रहा है। पागल। माँ, मैंने कहा ना, मैं दहेज लेने के खिलाफ हूँ। तुझे अपनी खुशी प्यारी है और मुझे अपनी। मैं भी देखती हूँ कैसे शादी करेगा। सविता रोहन की बात से चिंतित और गुस्से में थी। तभी सिमरन हल्के स्वर में अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है। न जाने उस चुड़ैल ने मेरे रोहन पर क्या जादू किया है। इस रोहन को हो क्या गया है? माँ, ऐसे ना बोलो, वो आपका बड़ा बेटा है। अरे मैंने उसके लिए इतनी अच्छी लड़की देखी और उसने देखने से भी साफ साफ मना कर दिया। माँ, भाई को किसी और से प्यार हो गया है, अब इसमें उनकी गलती तो नहीं है। अरे दहेज नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए, जैसे मैं किसी गलत चीज की बात कर रही हूँ। माँ, अब थोड़ा शांत हो जाइए ना। रोहन भैया ने मना किया है तो इसके पीछे उनकी अपनी सोच है। सोच? यह भी कोई सोच है? सुहानी जैसी लड़की को ठुकरा दिया। बोल। हाँ माँ, आपकी बात सही है, सुहानी लड़की तो बहुत अच्छी है। अरे लड़की नहीं, बल्कि इतना बड़ा खानदान, इतना पैसा, और उसने उस साधारण सी लड़की रोशनी को चुना। आपने कभी सोचा
कि शायद भैया के लिए पैसे से ज़्यादा प्यार और समझदारी ज़रूरी हो। हाँ हाँ, अब तो तुम भी उसी की तरफदारी करोगी। तुम लोगों को मेरी परवाह नहीं है। मैं जो चाहती हूँ वो कभी नहीं होता। माँ, आपकी परवाह हम सबसे ज़्यादा करते हैं, पर आप भी तो समझिए कि प्यार और ज़बरदस्ती में फ़र्क होता है। तो अब क्या करूँ? सब कुछ ऐसे ही छोड़ दूँ? सुहानी के घर वालों को क्या कहूँगी? माँ, मेरे पास ना इसका एक हल है। कैसा हल? अगर सुहानी से रिश्ता इतना ही ज़रूरी है तो उसकी शादी राज से क्यों नहीं करा देते? मेरी शादी? हाँ भैया, तुम अभी पढ़ाई पूरी कर चुके हो और माँ तुम्हारे लिए वैसे भी लड़की देखने वाली थी। सुहानी जैसी लड़की को माँ पसंद करती है और मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी रहोगे। अरे पर क्या सुहानी के घर वाले राज के लिए हामी भरेंगे? माँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप और पापा उनसे बात करेंगे तो वो मान जाएंगे। हाँ माँ, सिमरन की बात तो सही है। माँ, उनके लिए हमारा परिवार और संस्कार ज़्यादा मायने रखते हैं और राज भैया भी तो रोहन भैया से कम नहीं है। लेकिन माँ, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं सुहानी से शादी करूं? बेटा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारा परिवार खुश रहे। अगर रोहन ने मना कर दिया है तो मैं चाहती हूँ कम से कम तुम मेरी बात मानो। माँ, रोहन भैया को उनकी पसंद की लड़की से शादी करने दीजिए। माँ, रोशनी भाभी साधारण परिवार से हो सकती हैं, लेकिन वो भैया को खुश रखेंगी। मैं पहले तुम पर ध्यान दूंगी, रोहन के बारे में बाद में देखा जाएगा। सुहानी के घर वाले राज से सुहानी की शादी के लिए मान जाते हैं और दोनों की शादी जल्दी हो जाती है। सुहानी अपने घर से बहुत ज़्यादा दहेज भी लाती है। आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए, हमारी नई भाभी आई है। अरे पार्टी घर में क्यों होनी चाहिए? पार्टी तो बाहर होनी चाहिए। ये बात भी ठीक कह रही हो माँ। राज, जल्दी से कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ कर मुझे बता। माँ, हम किसी 5 स्टार होटल में चलते हैं। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, 7 स्टार। आज पार्टी मैं ही देती हूँ वहाँ। अरे पार्टी तो हमें देनी चाहिए, तुम क्यों दोगी? अरे मैं इस घर में आई हूँ, मुझे आप लोगों को अपना बनाना है, तो पार्टी में मैं ही दे देती हूँ। अरे बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, जैसा तुम कहो बहू वैसा ही होगा। उधर रोहन परेशान था कि उसकी शादी रोशनी से नहीं हो रही थी। इधर रोहन की माँ सविता सुहानी को लेकर बहुत खुश थी। माँ जी, एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? वो माँ जी, मेरे मम्मी पापा एक बात को लेकर थोड़े परेशान हैं। परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ, सब ठीक है। बस उन्होंने कल पूछा था कि आपकी छोटी बेटी सिमरन की शादी तो तय हो रही है, लेकिन जेठ जी की शादी क्यों नहीं हो रही? अरे रोहन ना हर लड़की को मना कर देता है। मन्ना? क्यों माँ जी? उसने अपनी पसंद की लड़की चुन ली है, पर वो लड़की हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। रोहन को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रहा। ओह, ये बात है। मम्मी पापा को ये बात खटक रही थी, उन्हें लग रहा था कि परिवार में कुछ तो समस्या है। अरे ये किसी समस्या से कम भी तो नहीं है ना बहू, उसे तो बस अपनी ही चलानी है। माँ जी, अब चिंता क्यों करती हैं? जेठ जी की शादी करा दीजिए। तो तुम कह रही हो कि मैं उसे उसकी मर्जी से शादी करने दूं? माँ जी, एक बार वो इस घर में आ जाए तो उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। वो यहाँ 10 दिन भी टिक नहीं पाएगी। अरे तुम तो बड़ी समझदार निकली सुहानी। सविता अपनी छोटी बहू सुहानी की बात समझकर रोहन से कहती है कि वो रोशनी से उसकी शादी करवा देगी। रोहन, मुझे तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ माँ, बोलिए। मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उससे तू बहुत परेशान है। हाँ माँ, मैं तो बस इतना चाहता था कि आप मेरी बात भी सुने। सही है बेटा, तुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। अगर तू रोशनी से शादी करना चाहता है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। क्या माँ, सच में? हाँ बेटा, मैंने बहुत सोचा, अगर तुझे रोशनी खुश रख सकती है तो मुझे और क्या चाहिए। माँ, आपने ये कहकर मेरा दिल जीत लिया। पर बेटा मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम लोगों की शादी धूमधाम से नहीं करूँगी। तुम मंदिर में ही रोशनी से शादी कर लो और उसे घर ले आओ। ठीक है माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं। रोहन और रोशनी की शादी हो जाती है। शादी के कुछ वक्त बाद ही सिमरन और रोशनी की सास सविता दोनों ही उसे पैसों को लेकर ताने मारती रहती है। रोशनी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें मार्केट जाना है। माँ जी, मार्केट किस लिए? कोई काम है क्या? मार्केट इसलिए कि तुम्हें आए हुए इतना वक्त हो गया लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें कुछ दिलाया नहीं। ये देखो, ये साड़ी कितनी सुंदर है
ओरिजिनल सिल्क की है। जी माँ जी, बहुत सुंदर है। वैसे तुम्हें तो ऐसे महंगे कपड़ों की आदत नहीं होगी ना, तुम्हारे घर में तो शायद ये सब चलता ही नहीं होगा। जी माँ जी, सही कह रही हैं आप। हमारे घर में इतनी महंगी चीज़ें नहीं लेते हम। हमेशा ज़रूरत और बजट के हिसाब से ही चीज़ें खरीदते हैं। हाँ, मुझे पता था, इसीलिए तो सोचा तुम्हें यहाँ ले आऊं। देख लो जेठानी जी, सासू माँ आपसे कितना प्यार करती हैं। अब रोहन का नाम जुड़ा है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें भी उस लायक तो बनना पड़ेगा ना। सासू माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो तो बस आपके भले के लिए आपको समझा रही है। आप इतने बड़े परिवार का हिस्सा जो बन गई हैं, तो बड़ी सोच भी रखनी पड़ेगी ना। हाँ माँ जी की बात सही है, मैं सीखने की कोशिश करूँगी। लेकिन मेरा मानना है कि रिश्तों में प्यार और सम्मान ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों की कीमत नहीं। समय बीत रहा था, लेकिन सविता के मन में रोशनी को लेकर पूरी तरह अपनापन नहीं आ पाया था। ऊपर से सिमरन भी अपनी जिठानी रोशनी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन सविता और सिमरन रोशनी को लेकर ज्वेलरी की दुकान पर गई। देखिए माँ जी, ये हार कितना सुंदर है, पूरी तरह से हीरे जड़े हुए हैं। हाँ, बहुत सुंदर है, तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जिठानी जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है सिमरन। अच्छा, बस इतना ही? मुझे तो लगा आप तो हैरान रह जाएंगी, लेकिन शायद ये सब आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है ना? सिमरन, ये सच है कि मुझे इतने महंगे गहनों की आदत नहीं है, लेकिन मुझे सादगी और सरलता ज़्यादा पसंद है। सादगी, सरलता जिठानी जी, ये बातें हमारे जैसे अमीर परिवारों में नहीं चलती। यहाँ तो दिखावे का भी अपना एक अलग रुतबा है। सही कह रही है सिमरन। हमारे घर में हमेशा से ही इस तरह की चीज़ें लाई जाती है। रोशनी, तुम्हें भी इन चीजों की आदत डालनी होगी। भैया, ये हार दिखाइए। वैसे जेठानी जी, आपको ऐसा कुछ पसंद आए तो बता दीजिएगा। सिमरन, तुम भी किससे पूछ रही हो? मुझे लगता है ये सब इसके बजट से बहुत दूर होगा। रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, गहनों से नहीं। मुझे इन चीज़ों में अपनी पहचान नहीं ढूंढनी। अरे तुम छोटे परिवार की हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी खुशी के लिए पहन सकती हूँ। वाह जेठानी जी, आपकी बातें तो बड़ी आदर्शवादी हैं, लेकिन हकीकत में जब लोग आपको देखते हैं तो आपके गहने और कपड़े ही आपकी पहचान बनते हैं। हो सकता है सिमरन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे व्यवहार और मेरे काम से पहचानें। रोशनी, ये सब बातें कहने की नहीं होती। सिमरन ठीक कह रही है, तुम्हें भी हमारे परिवार के रिवाजों और तौर तरीकों को अपनाना होगा। माँ जी, मैं आपके परिवार के रिवाजों को समझने और अपनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सादगी में भी खूबसूरती होती है। ज्वेलरी की दुकान से लौटते वक्त भी सुहानी और सविता के ताने खत्म नहीं हुए, लेकिन रोशनी ने अपनी सादगी और संयम से हर ताने का जवाब मुस्कान और समझदारी से दिया। क्या हुआ रोशनी, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ कहना है क्या? हाँ रोहन, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बोलो, क्या बात है? रोहन, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। मुझे गलत मत समझना, मैं जानबूझकर नहीं छिपा रही थी, बस सही समय का इंतज़ार कर रही थी। छिपाया? कौन सी बात? रोहन, मैं किसी साधारण परिवार से नहीं हूँ। मेरा परिवार बहुत अमीर है, हमारे पास कई व्यवसाय और संपत्तियाँ हैं, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया कि सादगी से जीना ही असली खुशी है। क्या? और तुमने कभी ये बात मुझसे कही क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को वैसे ही अपनाना चाहती थी जैसे तुम हो। मुझे किसी को अपने अमीर होने से प्रभावित नहीं करना था। मुझे तुम्हारे साथ एक सच्चा रिश्ता चाहिए था, ना कि ऐसा जो पैसे या दिखावे पर टिका हो। मैं समझ सकता हूँ। मैंने सोचा था ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी, फिर सबका नज़रिया बदल सकता था, पर मैं सादगी में यकीन रखती हूँ। मैंने हमेशा अपनी माँ से सीखा है कि असली खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में होती है। रोशनी, तुम्हारे इस सच ने मुझे तुम पर और भी गर्व महसूस कराया है। मैं जानता था कि तुम खास हो, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम इतनी समझदार और सुलझी हुई हो। तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ये सच हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है। धन्यवाद रोहन, मैं बस यही चाहती थी कि हमारा रिश्ता प्यार और समझदारी पर टिका रहे, ना कि पैसे और दिखावे पर। उस रात रोहन और रोशनी के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। रोशनी की सच्चाई ने रोहन को उसकी सादगी और गहराई का असली मतलब समझाया।
अगले दिन सीताराम एनजीओ का वार्षिक फंक्शन का भव्य आयोजन हुआ है। एनजीओ के मालिक शान ने राकेश और उसके परिवार को बुलाया था। रोशनी भी उनके साथ थी, लेकिन वो साधारण कपड़ों में थी। इसी बीच सीताराम एनजीओ का मैनेजर राहुल अचानक रोशनी को देखता है। रोशनी मैम, आप यहाँ कैसे? अरे राहुल, तुम यहाँ? हाँ मैम, मैं यहाँ सीताराम एनजीओ का मैनेजर हूँ, लेकिन आप यहाँ इस फंक्शन में? मैं अपने पति और उनके परिवार के साथ आई हूँ। पति? आपने शादी कर ली? पर आप इस भीड़ में क्यों हैं? राहुल, मैं सादगी में रहना पसंद करती हूँ ना। मैं इस भीड़ का नहीं, ये भीड़ मेरा हिस्सा है। आपको देखकर हमारे भाग्य खुल गए। आप यहाँ हैं, ये हमारे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। राहुल, मैं यहाँ किसी खास उद्देश्य से नहीं आई हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ अच्छा काम कर रहे हो। मैम, ये सब आपके और आपके परिवार की वजह से मुमकिन हुआ है। सीताराम एनजीओ आपके परिवार की बनाई हुई संस्था है। आपने और आपकी माँ ने इसकी नींव रखी थी, और देखिए आज ये इतने बड़े मकाम पर है। हाँ, मेरी माँ ने जो काम शुरू किया था, मैं चाहती हूँ वो बिना किसी दिखावे के चलता रहे। लेकिन मैम, आपका यहाँ होना हमारे लिए प्रेरणा है। क्या मैं शान सर को बता सकता हूँ कि आप यहाँ हैं? नहीं नहीं राहुल, मैं यहाँ किसी को अपनी पहचान बताने नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एक सामान्य व्यक्ति की तरह देखें। जैसा आप चाहें मैम, लेकिन मैं आपसे बस इतना कह सकता हूँ कि आपके काम और सादगी ने आज मुझे और ज़्यादा प्रेरित किया है। धन्यवाद राहुल, तुम अपना काम अच्छे से करते रहो, यही सबसे बड़ी बात है। राहुल की बातचीत ने फंक्शन में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। रोशनी का सादा जीवन और उसकी सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही थी। शान बेटा, मैंने अभी अभी तुम्हारे मैनेजर राहुल की बात सुनी। क्या वो सच कह रहा था? आंटी जी, उसने तो अभी कुछ भी नहीं बताया। ये सिर्फ एक एनजीओ नहीं, बल्कि ऐसे 10 एनजीओ और न जाने कितने बड़े व्यवसाय रोशनी मैम और उनकी माँ चला रहे हैं। पर रोशनी ने तो मुझे कभी कुछ बताया नहीं। माँ, मुझे भी ये सब कुछ दिन पहले ही पता चला है, पर रोशनी चाहती थी कि ये आप लोगों को पता ना चले। सविता और सिमरन की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि रोशनी ने बिना कुछ कहे सारे जवाब दे दिए थे। और ये सब देखकर सविता के परिवार और सिमरन की नजरें झुकी रह गई। विमला बहन की 2 बहुएं थी, दीपा और रश्मि। रश्मि के पिता इंजीनियर थे, तो ढेर सारे दहेज के साथ रश्मि की शादी हुई। लेकिन दीपा को उसकी माँ ने अकेले पाला था। बिना बाप की बेटी दीपा को सिर्फ घर गृहस्थी के काम ही आते थे। अरे दीपा, तेरे तो भाग्य खुल गए इस घर में शादी करके। तेरी माँ ने तो एक फूटी कौड़ी ना दी। देख रश्मि के बाप ने कितना दहेज दिया है। हमारा कमरा भर गया, घर भर गया, सब भर गया, तिजोरी तक भर गई। माँ जी, माँ ने तो आपको पहले ही बताया था कि पिता की मृत्यु के बाद बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पाला है। भाई को पढ़ाने में उनके सारे पैसे लग गए। हाँ, जानती हूँ मैं। वो तो बबलू को तो पसंद आ गई, नहीं तो एक से बढ़कर एक लड़की की लाइनें लगा देती मैं। 4 चक्का तक का देने को तैयार थे मेरे बबलू को। दीपा क्या कहती है, सास के ताने तो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। एक दिन, अरे दीपा, जरा जल्दी से 2 रोटी बना तो, वो क्या है ना, मुझे बाहर जाना है। लेकिन अभी तो मैं छोटू को पढ़ा रही हूँ, उसे छोड़ दूंगी तो वो भाग जाएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। फिर कल परीक्षा है ना उसकी। अरे पढ़ा रही है तो 2 मिनट रुक जाना। कौन सा तेरा छोटू आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है? जा उसको 2 रोटी बना के दे दे। दीपा, मुझे खाना बनाना आ रहा होता ना तो मैं तुमसे कभी ना कहती रोटी बनाने के लिए। अब घर से बाहर भूखी जाऊंगी तो क्या अच्छा लगेगा? दीपा देखती है, सामने सास और रश्मि दोनों खड़ी हैं। क्या करती? ये लो रोटी, और भी कुछ काम हो तो बता दो, मैं बार बार छोटू को छोड़कर नहीं आ पाऊंगी। हाय हाय, छोड़ तू तेरा छोटू, समझी? बड़ा कलेक्टर बन रहा है वो। चल थोड़े से चाय पकौड़े भी बना दे मेरे लिए। खाना बनाना तो दीपा के बाएं हाथ का खेल था। बस 15 मिनट के अंदर चाय और पकौड़े तैयार। वैसे एक बात बता, ये पकौड़े बासी है क्या? कैसी बात करिए माँ जी, बासी पकौड़े कहाँ से आएंगे? अच्छा, तो तूने अभी बनाए? बिल्कुल अभी अभी बनाए माँ जी, क्या हो गया? इतनी जल्दी पकौड़े बन कैसे सकते हैं? माँ जी, आप हमेशा पकौड़े खाती हैं, इसीलिए मैंने बेसन को भूनकर उसमें सारे मसाले मिलाकर एक अलग ही डिब्बे में रख लिया है। सब्जियां मैं हमेशा काट के ही रखती हूँ फ्रिज में, जिससे जल्दी खाना बन जाए। सुबह के वक्त तो आपको पता ना सबको कितनी जल्दी होती है। अगर मैं ये तैयारियां सुबह सुबह करने लगी तो सबको खाना खाए बिना ही जाना पड़ेगा घर से बाहर। तो बस बेसन निकाला,
और जब तक उसमें सब्जियां घोली तेल गरम हो गया और बन गए पकौड़े। साथ में चाय भी चढ़ा दी थी। सिंपल। अब मैं जाऊं छोटू को पढ़ाने? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हम भी ऐसे ही करते थे, तभी तो इतना बड़ा घर चला दिया। शाम को पति और देवर घर आते हैं। अरे दीपा भाभी, मन कर रहा है आपके हाथ चूम लो। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है ना? क्या बात है, मेरे हाथ तो कभी चूमे नहीं, आज भाभी के हाथ चूमने की बात हो रही है। अरे क्या बताओ तुमको, आज के लंच ने तो ऑफिस में बवाल मचा दिया। क्या रोटी थी भाभी के हाथों की। अरे मम्मी, बॉस तो कैबिन से बाहर निकल आया। भाभी सच में मान गया आपको। काश बचपन में आप मिल गई होती ना, तो आज मैं इतना दुबला पतला ना होता, खा खा कर मोटा हो गया होता। अरे हाँ, मैंने तो तुझे पत्थर खिलाकर बड़ा किया है ना। अरे तो अब आप मोटे हो जाइए ना। बताइए क्या खाना है शाम को, क्या बनाऊं खाने में? अरे कभी हमसे भी पूछ लिया करो, जब देखो तब डब्बू के ही पसंद का खाना बनता है। अरे भैया, भाभी तो आप ही की है, आपका हुक्म हमेशा मानती है। पर भाभी सच्ची, आपके जैसी रोटी कोई बना ही नहीं सकता। आपके हाथ के खाने में जो स्वाद है ना, वो शायद किसी 5 स्टार होटल के शेफ के हाथ में भी ना हो। अरे बस पे कर, वैसे भी मैं ही पसंद करके लाई थी इसको, तभी तो एक चवन्नी भी नहीं दी इसकी माँ ने, फिर भी हमने शादी कर ली ना। आज देख क्या नहीं है इसके पास, इतना बड़ा बंगला, गाड़ी और इतना सुंदर मेरा बेटा बबलू। माँ फिर शुरू हो गई, क्यों उसे हमेशा ताने देती रहती है दहेज के। अरे तो क्यों ना दूं, रश्मि को देख कितना दहेज लेकर आई है। क्या माँ, क्यों भाभी को बोलती रहती है? तुम चुप रहो, समझे? बड़े आए भाभी भाभी वाले। इतना इतना दहेज दिया है मेरे माँ बाप ने तुमको, एक तरीके से खरीदा है मेरे माँ बाप ने तुम लोगों को, और गाना तुम लोग भाभी के गाते हो जो चवन्नी लेकर नहीं आई अपने मायके से। सास और रश्मि वहां से चले जाते हैं। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, रश्मि की बदजुबानी का मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना दहेज दिया है कि अब लगता है उसका पति नहीं, नौकर हूं मैं। कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। फिर एक दिन, माँ जी मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। ऐसा कैसे मायके जा रही हो? मायके चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कुछ दिनों को देख लूंगी तो आराम मिल जाएगा। ये क्या बात हुई, माँ की तबीयत खराब है तो क्या तेरी भाभी नहीं है? और मेरे घर की रोटी कौन बनाएगा? मुझसे तो बिल्कुल उम्मीद ना करना, मुझे कुछ नहीं आता किचन का काम। और मैं क्यों करूंगी? मेरे पापा ने इतना सारा पैसा रोटी बनाने के लिए नहीं दिया है। अरे नहीं नहीं, तुझे रश्मि कौन बोल रहा है रोटी बनाने, तू ऐसे ही परेशान हो जाती है। हाँ भाई दीपा, बताओ कौन करेगा काम, कौन बनाएगा घर की रोटी? ये क्या बात होती है माँ? दीपा क्या अपने मायके ना जाए, अपने घर वालों से ना मिले? तू तो चुप ही रह, और अगर इतना ही तुझे बीवी का साथ देने का शौक है ना, तो घर की रोटी तू बनाएगा। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? वो कैसे रोटी बनाएंगे? ऑफिस जाएंगे या खाना बनाएंगे? ये तो तुम दोनों की जिम्मेदारी है हमारा खाना बनाने की। अब तू एक काम कर, या तो अपनी भाभी को बोल कि वो आकर यहाँ रहे और रोटी बनाए, तब तू जा अपने मायके की रोटी बनाने के लिए और अपनी माँ का ख्याल रखने। दीपा सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ बहू से कहती है और फिर दीपा की भाभी। ये क्या बात होती है माँ जी? दहेज नहीं दिया तो क्या उनके घर की रोटी का जिम्मा हमारा है? अब उन लोगों को कौन समझाए बेटा, अगर तू कुछ दिन जाकर उनके घर का खाना पीना संभाल ले तो मेरी बेटी यहाँ पर आकर कुछ दिन रह लेगी। ठीक है माँ जी, आप जैसे कहें। अब क्या था, दीपा की भाभी आ जाती है दीपा के ससुराल में, अपनी ननद के ससुराल में। वो सभी को खाना बनाकर खिलाती है। फिर एक रोज, अरे महिमा एक बात तो बता, तू तो बहुत दहेज लेकर आई थी, फिर भी खाना बना रही है। हाँ मैंने भी देखा था शादी में महिमा, तुम लोगों ने तो बहुत सारा दहेज दिया था दीपा के भाई को, फिर खाना क्यों बनाती हो? मैं खाना इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ से घर वालों को खाना खिलाना। दहेज देने का मतलब ये नहीं है कि घर वालों को भूखा मार दूं। देखो महिमा, तुम ना पर्सनल अटैक कर रही हो। और नहीं तो क्या, शर्म आनी चाहिए रश्मि तुमको। घर में जवान बहू बैठी है, लेकिन फिर भी दूसरी बहू के मायके से लोग आकर तुम्हारी रसोई में खाना बना रहे। हम नौकर नहीं है तुम्हारे, बस बेटी दी है तुमको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हम लोगों को नौकर की तरह सोचो।
अजीब बात है, घर पे दो दो औरतें हैं लेकिन खाना बनाना किसी को नहीं आता। वैसे बात तो महिमा सही कह रही है रश्मि बेटा, थोड़ा बहुत तो खाना बनाना सीख ले। अच्छा, तो वो जो मोटे मोटे सोने के जेवर मेरी माँ से लिए थे वो वापस कर दो, मैं खाना बनाना सीख लेती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। देख महिमा, तुझे खाना बनाना है तो बना, हमारे घर पे फूट मत डाल, समझी? वैसे भी कल दीपा वापस आ जाएगी तो तू अपने घर चली जाना। अगले रोज दीपा ससुराल आ जाती है। भाभी वापस अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जाने से पहले, दीपा, तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्यार करता है, क्यों तुम उन लोगों के ताने सुनती हो? अरे इन लोगों को कुछ तो घर का काम सिखाओ, ऐसे थोड़ी ना तुम पूरी जिंदगी इनके पीछे बर्बाद कर दोगी। क्या करूं भाभी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये लोग भूखे रहते हैं तो। फिर आपको पता ही है ना, माँ ने मुझे घर का ही काम सिखाया है, खाना बनाना मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। तुम्हारा सोचना सही नहीं है। खैर मुझे क्या, जिस हालत में खुश हो वही सही है। भाभी वहां से चली जाती है। लेकिन भाभी के जाने के बाद, तेरी भाभी तो बहुत बोलती है, कैंची की तरह कचर कचर चलती है जुबान तेरी भाभी की। पता नहीं तेरी माँ को कैसे मैनेज करती होगी। मेरी बहू होती ना इतना बोलने वाली तो कब का ठिकाने लगा देती। क्यों, क्या हुआ, कुछ बोला क्या उन्होंने? हाँ, क्यों नहीं बोला, हम दोनों को अच्छे से समझा गई कि हम बिना किसी काम की औरतें हैं। तो क्या गलत बोला? अरे घर की औरतों का काम होता है खाना बनाना, घर का रख रखाव, वो सब तो दीपा करती है। अरे तू तो चुप ही रह, जब देखो तब बीवी का पल्लू पकड़कर खड़ा हो जाता है। चल निकल यहाँ से, औरतों वाली बातों के बीच में ना पड़, समझा? ऐसा तो नहीं बोला होगा मेरी भाभी ने। ना ना, हम झूठ बोल रहे हैं, और नहीं तो क्या, झूठे हैं हम एक नंबर के। सिर्फ तू और तेरी भाभी ये सच्चा है। दीपा कुछ नहीं बोलती। दीपा, रोटी खिला दे गर्मा गर्म। तुम्हारी भाभी तो सुबह रोटी बना के रख देती थी, वही सारा दिन खाते रहो। वैसे दीपा, तेरी भाभी इतना दहेज लेकर आई है, लेकिन खाना बड़ा अच्छा बना लेती है। दीपा कुछ नहीं बोलती, किचन में चली जाती है, सभी को खाना खिलाती है और रात को आराम करने कमरे में जाती है। दीपा, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम ये घर छोड़ दें, कहीं और चलते हैं रहने के लिए। सोचती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या, मैं कमाता हूँ, हमारे बच्चे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम घर का पूरा काम करती हो। चलो इतना तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तुम्हारे घर से आकर कोई तुम्हारे घर पे खाना बनाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो कम से कम आपने इस बात का एहसास तो किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे दहेज में मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ तो मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हो गई हूँ। मैं नौकरानी बनती अच्छी लगती हूँ क्योंकि तुम मेरे पति हो। मेरा पूरा खानदान क्यों तुम्हारे घर की रोटी की जिम्मेदारी ले? ये क्यों नहीं मानते कि दहेज में हमने कुछ नहीं दिया तो कम से कम दहेज की रोटी तो दी है? ये बात ये लोग नहीं समझ पाएंगे। मुझे लगता है हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। कुछ दिन रुक जाओ, छोटू के एग्जाम है, एग्जाम खत्म होने के बाद देखते हैं। दीपा, कल मेरी एक पार्टी है तो घर में 5 लेडीज का खाना बना लेना। मैं बहुत बिजी हूँ, कल मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। छोटू का एग्जाम है और उसको पढ़ाना है, वरना वो फेल हो जाएगा। तूने फिर नाटक शुरू कर दिया है? बड़ी मुश्किल से तो उसने किट्टी रखी है। तुझे पता है कितने अमीर अमीर औरतें आ रही है? हाँ, और नहीं तो क्या, 2 तो इतनी अमीर है कि बैठे बैठे आधा शहर खरीद ले। दीपा, चुपचाप अच्छा सा खाना बना देना। अगले रोज दीपा बच्चों की पढ़ाई छोड़कर रश्मि की पार्टी के लिए खाना बनाती है और सबको खाना परोसती है। उसमें से एक औरत, अरे ये नौकरानी है क्या तुम्हारे घर की? रश्मि कुछ नहीं बोलती। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे घर की बहू है। वो क्या है ना, गरीब घर की है, बिना बाप की लड़की। दहेज में 1 पैसा नहीं लाई तो घर का सारा जिम्मा इसी का होता है। लेकिन खाना बहुत शानदार बनाया है। ये वाली सब्जी कैसे बनाई, मुझे जरूर से बताना। जी हाँ बिल्कुल, आपको अच्छी लगी? थोड़ी पैक करके भी दे दूंगी। हाँ, मुझे भी पैक करके देना, बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। रश्मि, तू तो बहुत लकी है जो तुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। कितना टेस्टी खाना बनाया है। तू क्यों नहीं खाना बनाना सीख लेती? अरे मैं क्यों खाना बनाना सीखूं? मैंने अपने मायके में ना काम किया है और ना ही ससुराल में। ससुराल में तो हर किसी को काम करना पड़ता है, आप इससे काम नहीं करवाती आंटी?
अरे नहीं नहीं, इसके पापा ने पहले ही बोल दिया था ये घर के काम नहीं करेगी तो हम इससे काम नहीं करवाते। पापा ने बोल दिया था और आपने मान लिया? काश मैं भी अपने पापा को बोलती कि वो मेरे ससुराल वालों को ऐसा ही कुछ बोलते। अरे मुंह से नहीं बोला था, पैसों से बोला है, पैसों से। इतना दहेज दिया है मेरे पापा ने कि मेरी सास गलती से भी मुझे ग्लास उठाने को भी नहीं बोल सकती है। सास हंसने लगती है। हाँ, रश्मि बहू सही बोल रही है। कैसी लालची औरत है आप, एक बहू को सर पर चढ़ा रखा, दूसरे से घर के सारे काम करवा रही है बस इसलिए कि उसकी माँ ने दहेज नहीं दिया। बड़ी लालची हैं आप। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो, मेरी सास थोड़ी लालची तो है। सास का ये सुनकर बुरा हाल हो जाता है कि वो क्या कहे। तभी दीपा बोल पड़ती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल लालची नहीं है। आखिर माँ जी ने मुझे भी अपनी बेटी की तरह अपनाया है। वो तो रश्मि को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए माँ जी उसे कुछ नहीं कहती। ये उनका बड़प्पन है। सास सुनती है कि कैसे दीपा ने सबके सामने उसकी तारीफ करी, बल्कि रश्मि सबके सामने सास को लालची बोल रही थी। सबके चले जाने के बाद सास रश्मि से कहती है, रश्मि, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, दीपा से ज्यादा मैंने तुम्हारा मान सम्मान रखा, बदले में सबके सामने मुझे लालची बोल दिया। माँ जी क्यों नाराज हो रही है? आपको पता है ना वो लोग कितनी हाई फाई औरतें थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लालची हैं या कामचोर। वो तो खाना खाई और चली गई, अब चिंता मत करिए, उन लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। दीपा, जल्दी से ये सारे बर्तन हटा लो, मुझे टीवी देखना है। दीपा बर्तन नहीं उठाएगी। माना खाना बनाना नहीं आता, लेकिन सामान उठाना तो आता ही होगा। और वैसे भी दीपा तुम्हारे झूठे बर्तन नहीं उठाएगी, तुम खुद उठा लो। दीपा हैरान हो जाती है कि सास को क्या हो गया। अचानक से जो सास काटने को दौड़ती थी वो उसका साथ कैसे दे रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझसे ये बकवास करने की हिम्मत कैसे हो गई आपकी? तभी वहां बबलू आता है। माँ बिल्कुल सही बोल रही है रश्मि, अगर तुम दहेज लेकर आई हो तो वो तुमने माँ या दीपा को नहीं दिया, तुम्हारे पति और तुम्हारे नाम से है। तो आज के बाद मेरी बीवी को एक भी काम बताने की जरूरत नहीं है। तुझे तो पता ही है बबलू दीपा से कितना प्यार करता है, और उसको बिल्कुल बर्दाश्त ना होगा कि उसकी पत्नी किसी और के झूठे बर्तन उठाए। अब तुम देख लो, या तुम अपना काम करो या फिर इस गंदगी के बीच बैठकर टीवी देखो, क्योंकि दीपा बर्तन नहीं हटाएगी। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे माँ जी को क्या हो गया? मेरी तरफ से कैसे बोल रही थी? हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था, पार्टी में कुछ हुआ था क्या? हाँ, रश्मि ने सबके सामने माँ को लालची बोला था। तो क्या गलत बोला था? सही तो है, वो एक नंबर की लालची है माँ, तभी तो उन्होंने रश्मि को सर पे चढ़ा रखा है। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, अपना सामान पैक कर लो, कल सुबह हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कल सुबह जा रहे हैं इतनी जल्दी? लेकिन कैसे? जो बोल दिया तो बोल दिया। अगले रोज बबलू दीपा और अपने बच्चे को लेकर घर से निकल जाता है। उसके जाने के बाद, अरे रश्मि, 2 रोटी तो दे दे। मैं तो खुद आपसे मांगने वाली थी, 2 रोटी बना दीजिए, आपको पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे मुझे तो किचन में वैसे भी चक्कर आते हैं। हे भगवान, सुबह सुबह भूखा रहना पड़ रहा है। चल बहू, बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर दे। रश्मि बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है, लेकिन सास से बाहर की रोटी चबाई नहीं जाती। हे भगवान, ये कैसी रोटी है, ऐसा लग रहा है रबड़ चबा रही हूं। काश दीपा यहाँ होती, भले ही उसकी माँ ने दहेज नहीं दिया, लेकिन जिंदगी भर के लिए दहेज की रोटी दे दी थी, जिसकी कदर मैं नहीं कर पाई। बड़ा बोल रही है, जाइए सोने के हार लेकर आइए सारे जो मेरे पापा ने दिए थे। रश्मि यही डर सास को हमेशा दिखाती थी, लेकिन इस बार तो पता नहीं सास को क्या होता है। वो उठती है और सारे सोने के हार लाकर रश्मि को दे देती है। ये ले अपने सोने के हार, इस उम्र में मुझे नहीं पालना है, इस उम्र में मुझे रोटी चाहिए थी। दहेज का सोना चांदी नहीं, दहेज की रोटी। और अब इस घर में तू भी तभी रहेगी जब घर का काम करेगी, नहीं तो निकल यहाँ से। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है, इस एहसास के साथ कि उसके लिए सोना नहीं रोटी जरूरी है। दहेज की रोटी उसकी बहू लेकर आई थी, जिसकी उसने कद्र नहीं की।